बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 डेट चैप्टर इज डिबेंचर अकाउंट स्टार्ट किया। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 14 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम बिल्कुल एग्जैक्टली प्रॉब्लम नंबर 13 से मिलती जुलती है। तो आप स्टूडेंट्स ने वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा और आसानी से आपको इस प्रॉब्लम में समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि आपके पास हर वक्त आपके पास हर एक वीडियो पहुंचती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रॉब्लम नंबर 14 है। आपने इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जिस स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नंबर 13 आती है ना, उसको इस प्रॉब्लम में कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम के अंदर आपको वो कहता क्या है, आपके पास चाहे ओल्ड एडिशन की बुक है चाहे न्यू एडिशन की बुक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ईयर में तब्दीली आएगी। तो क्वेश्चन आपको कहता है कि यकम जनवरी 2010, क्योंकि ओल्ड एडिशन है 2010 लिखा होगा, आपके न्यू एडिशन पे 2017 लिखा होगा। यकम जनवरी 2010 को क्या हुआ, कंपनी ने आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इशू किए। कितने? 12% डिबेंचर इशू किए 3 लाख के। यानी कि इसका मतलब है हमें इशू की एंट्री पास नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद आगे देखें तो कंपनी ना साल में 2 दफा इंटरेस्ट देती है, 30 जून 2010 को और 31 दिसंबर 2010 को। फिर इसके बाद देखिएगा, कहता है कंपनी ना परचेज करेगी अपने डिबेंचर ऑन, OWN ऑन। तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी अपने डिबेंचर को परचेज करेगी। कहता है और कंपनी के पास ये ऑप्शन है, चाहे उसको परचेज करने के बाद ना, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर डिबेंचर परचेज करने के बाद चाहे उसको कैंसिल कर दे, चाहे मार्केट में सेल आउट कर दे। तो नीचे आपको ना दो उसने बताया हुआ है। नंबर 1, उसने आपको बताया हुआ है कि कंपनी ना परचेज किए डिबेंचर 31 मार्च 2010 को कंपनी ने डिबेंचर को परचेज किया है फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए किया ना, क्योंकि उसने ऊपर आपको कह दिया ओन डिबेंचर, OWN ओन का वर्ड ऊपर आ गया ना, तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट के लिए ही उसने ना क्या किया, परचेज किया है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज किया उसने 300 डिबेंचर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर दिए हुए हैं, आपको टोटल अमाउंट नहीं दी हुई। 300 डिबेंचर उसने कहा है कि कंपनी ने ले लिए हैं उससे, अपने जनरल पब्लिक से, और 97 एक्स इंटरेस्ट पर। और दूसरा फिर उसने क्या कहा है, उसने कहा कंपनी ने दोबारा से अपने डिबेंचर्स को परचेज किया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि OWN ओन ऊपर उसने कह दिया था। ये किया उसने 1 नवंबर 2010 को। और ये कैसे, 150 डिबेंचर उसने कंपनी ने खरीदे हैं जनरल पब्लिक से, और 98 कम इंटरेस्ट पर। ऊपर था 97 एक्स इंटरेस्ट, नीचे 98 कम इंटरेस्ट। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 31 दिसंबर 2010 को जो डिबेंचर कंपनी ने फर्स्ट वन, यानी कि जो 31 मार्च को डिबेंचर जो कंपनी ने इन्वेस्ट किए थे, उसको क्या किया, कंपनी ने कैंसिल कर दिया, यानी कि उसको रिडम्पशन कर दिया, उसकी उसकी रिडम्पशन कर दिया। अब नीचे हमने पास क्या करना है, जनरल एंट्रीज पास करनी है, और बैलेंस शीट के अंदर जो जो आइटम्स आ रही हैं उनको हमने रिकॉर्ड करना है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, लेकिन चेंजिंग क्या है, चेंजिंग सिर्फ ये है, क्वेश्चन नंबर 13 में जब भी वो डिबेंचर परचेज किया करता था ना, चाहे एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज किया करता था, तो टोटल अमाउंट आपको बताई होती थी। लेकिन यहाँ पर टोटल अमाउंट नहीं दी हुई, आपको नंबर ऑफ डिबेंचर दिए हुए, यानी कि 300 और 150। तो आपने टोटल अमाउंट निकालने के लिए पार वैल्यू पर उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो पार वैल्यू आपको नहीं दी हुई, तो आपने अज्यूम करनी है वो 100 है। तो 300 को मल्टीप्लाई 100 करेंगे 30,000, 150 को मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 15,000 आपके पास आ जाएगा। तो चलें अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन हम किस तरह सोल्व करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब देखिएगा ये सॉल्यूशन है, आपने फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। तो आप देखिए, कंपनी ने, क्योंकि ये डिबेंचर कंपनी ने इशू किए हैं आउटस्टैंडिंग है, तो इशू की एंट्री तो नहीं होगी। तो सबसे पहले एंट्री कौन सी आप करेंगे, आप डेट वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले आपको कौन सी डेट शो हो रही है, हाँ आपको 30 जून को आपको इंटरेस्ट देना चाहिए था, लेकिन उससे पहले काम हो गया क्या, कि कंपनी ने क्या किया, अपने डिबेंचर जो है जनरल पब्लिक से वापस ले लिए। तो वो थे 31 मार्च 2010 को। तो अगर कंपनी ने अपने डिबेंचर वापस ले लिए हों, लेकिन वापस लेके कंपनी ने क्या किया, उसको इन्वेस्ट कर दिया हो, ओन डिबेंचर वापस लिए हों और उनको इन्वेस्ट कर दिया हो, तो याद रखिएगा वहां पर आप ना कभी भी रिडम्पशन नहीं समझेंगे, वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट उसको समझेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि जनरल पब्लिक से अगर कंपनी ने 3 माह पहले ही, यानी कि जनवरी का पूरा मंथ, फरवरी का पूरा मंथ और मार्च की 31 मार्च को कंपनी ने जनरल पब्लिक से जो है डिबेंचर वापस लिए हैं, तो उनको 3 माह का क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हमने देना है
97x इंटरेस्ट पे, तो यहाँ पर एंट्री क्या पास हो जाएगी, ओन्ड डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि ये एसेट है कंपनी का, एसेट इंक्रीज हो जाएगा तो इसको डेबिट करेंगे। ये एसेट कैसे है, क्योंकि कंपनी ने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है, तो एसेट इंक्रीज हो जाए तो उसको डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ये कंपनी का एक्सपेंस है, ये कंपनी को देना पड़ेगा, किसको, जनरल पब्लिक को देना पड़ेगा, क्योंकि उनसे हम वापस ले रहे हैं। टू बैंक अकाउंट, बैंक के थ्रू पैसे जाएंगे। तो सबसे पहले बैंक की अपना अमाउंट को सोल्व कीजिएगा। अब देखो आपके पास कितने डिबेंचर हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर 300 डिबेंचर आपने जनरल पब्लिक से वापस लिए हैं और 97 के हिसाब से, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 97 करेंगे, आपके पास आ जाएगा 29,100। अब बैंक में तो लिखा हुआ है 30,000। अब आपको पता है ये एक्स इंटरेस्ट है, तो एक्स इंटरेस्ट में कभी भी अमाउंट शामिल नहीं होती इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट की जो भी अमाउंट निकलेगी, ये आपको डेबिट साइड पे जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट नजर आ रहा है ना, इसकी जो भी अमाउंट निकलेगी उसको बैंक की अमाउंट में, ये जो हम आपके पास करोगे ना, आप 300 मल्टीप्लाई करोगे 97, तो वो 29,100 आएगा, उसमें जमा करके आपने लिखना है। तो देखो 29,100 अपने माइंड में रखिएगा, ये आया है 97 को जब आपने 300 से मल्टीप्लाई किया बैंक के अंदर, लेकिन आपने बाहर नहीं लिखना। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, तो इंटरेस्ट के लिए आपको ना टोटल टोटल अमाउंट चाहिए डिबेंचर की, वो कितनी है, 300 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आपके पास आ जाएगा 30,000, यानी कि 30,000 परसेंटेज कितनी है, जरब 12 तकसीम 100, जरब कितने मंथ का इंटरेस्ट देना है जनरल पब्लिक को, क्योंकि 3 माह बस उनके पास रहे हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय करेंगे आप 12, तो आपके पास क्या आएगा, 900 आएगा। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट आ गया 900, इसको डेबिट कॉलम में आप लिख देंगे, और आपके पास बैंक में पैसे आए थे 29,100, तो 29,100 में 900 जमा करो, तो आपके पास टोटल रकम आ जाती है 30,000, तो आपने 30,000 को क्रेडिट के कॉलम में लिख देना है, क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट है, इसलिए इंटरेस्ट की अमाउंट को जमा करके आपने लिखना है। अब ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, ओन्ड डिबेंचर अकाउंट, ये कैसे आएगा, 30,000 ये आपका क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, 900 आपका डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, तो 30,000 में से 900 माइनस करें, 29,100 आपका कहां पर आ जाएगा, ओन डिबेंचर अकाउंट में आपका 29,100 आ जाएगा। तो इसकी नरेशन आप इस तरह लिख देंगे। अब नेक्स्ट कौन सी डेट आती है, 30 जून 2010 आती है, तो यहां पर आप देखो कंपनी ने इंटरेस्ट देना भी है, बाकी जितने भी डिबेंचर बचे हैं, यानी कि 3 लाख में से देखो कंपनी ने कितने वापस ले लिए, 30,000 के वापस ले लिए, 300 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 30,000 के वापस ले लिए कंपनी ने। पीछे 2,70,000 के डिबेंचर अभी भी जनरल पब्लिक के पास पड़े हुए हैं, तो उनको 6 माह बाद इंटरेस्ट देना है, और कंपनी ने एक तो इंटरेस्ट देना है, दूसरा इंटरेस्ट रिसीव भी करना है, किससे, वो जो इन्वेस्टमेंट की है, तो 6 मंथ बाद कितने मंथ की कंपनी को उसके ऊपर इनकम मिलेगी एज अ इंटरेस्ट, वो मिलेगी अप्रैल का पूरा मंथ, मई जून, 3 माह का कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा, 6 माह का कंपनी ने इंटरेस्ट देना है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट एंट्री इकट्ठी ही पास करोगे, यानी कि 30 जून 2010 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट। तो बैंक में कैसे पैसे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप बैंक के अंदर कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट आप दे भी रहे हो, इंटरेस्ट आप ले भी रहे हो, तो बैंक में कैलकुलेशन करोगे, 2,70,000 जरब 12 तकसीम 100 जरब 6 तकसीम 12, तो आपके पास कितना आएगा, वो आएगा 16,200 रुपया, ठीक है ना। तो आप ये किस में लिख दोगे, क्रेडिट कॉलम में लिख दोगे, बैंक के बिल्कुल सामने। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ये कितने का था, ये था 30,000 का इंटरेस्ट आपने क्या करना है, अपने इन्वेस्टर से लेना है, आपको इनकम मिलेगी। 30,000 जरब 12 तकसीम 100 जरब 3 मंथ का लेना है, क्योंकि अप्रैल, मई, जून 3 मंथ बनते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3 तकसीम 12 करोगे, तो आपके पास स्टूडेंट्स जो अमाउंट आ जाएगी, वो अमाउंट आपके पास आएगी 900। अब आप क्या करोगे, अब आप 16,200 और उसमें जमा कर लोगे 900, तो आपके पास टोटल रकम डेबिट साइड पे आप लिख दोगे 17,100 रुपया। तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इस जब हमने इंटरेस्ट देना हो और इंटरेस्ट लेना हो, तब हम कभी भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट जो डेबिट हो रहा है उसकी हम कभी भी पहले कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सबसे पहले हम बैंक के अंदर कैलकुलेशन करेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ ये कि कंपनी को दोबारा इंटरेस्ट देना चाहिए था 31 दिसंबर 2010 को जाके, लेकिन उससे पहले फिर ये काम हो गया, कंपनी ने दोबारा से अपने डिबेंचर्स को क्या किया है, परचेज कर रही है, और इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज किया है 1 नवंबर 2010 को। तो अब यहाँ पर किया है परचेज 150 डिबेंचर, यानी कि 150 डिबेंचर को 98 कम इंटरेस्ट पर, तो एंट्री बिल्कुल सेम वही होगी, ऑन डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो उनको देना है ना, तो इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा, जनरल पब्लिक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आप उनसे 30 जून के बाद उनसे 1 नवंबर को जाकर आप क्या कर रहे हो,
उनसे डिबेंचर को वापस ले रहे हो। तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन करोगे बैंक में, तो इस दफ़ा बैंक में ना जब भी कैलकुलेशन करोगे डायरेक्ट सारी रकम क्रेडिट के कॉलम में लिखोगे। क्यों? क्योंकि कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। तो आप करोगे 150 मल्टीप्लाई बाय 98, तो आपके पास स्टूडेंट्स जो अमाउंट आएगी ना, वो अमाउंट आपके पास आएगी 14,700। ठीक है ना? अमाउंट आपके पास क्या आएगी? 14,700। इसको आपने क्रेडिट में लिख देना है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल है। अब इंटरेस्ट की अमाउंट निकालते हैं, तो इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे निकलेगी? 150 डिबेंचर है ना, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको टोटल अमाउंट चाहिए डिबेंचर की। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, वो आपके पास 15,000 आएगा। तो 15,000 ज़रब 12 तक़सीम 100 ज़रब कितने मंथ? ज़रब 4 मंथ। क्योंकि देखो जुलाई, अगस्त 2, सितंबर 3, अक्टूबर 4 और नवंबर को फर्स्ट डेट को आपने लिया, तो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, आपके पास आएगा 600 रुपया। ठीक है ना? तो अब आपने ओन डिबेंचर अकाउंट की अमाउंट निकालनी है। तो 14,700 में से माइनस कर दें आप 600 रुपया, तो आपके पास आ जाएगी 14,100 रुपया, आपके पास ओन डिबेंचर अकाउंट में आ जाएगी। अच्छा, अब देखिएगा, अब आपने क्या करना है, इस पिक्चर पे अगर आप नोटिस करें तो अब आपने इंटरेस्ट देना है। तो 31 दिसंबर 2010 इंटरेस्ट की, देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अगर आप समझ गए ना, तो समझ लीजिएगा आपको टोटल ही क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि थोड़ी सी इंटरेस्ट की वर्किंग होती है यहाँ पर। देखिए आपने, क्योंकि इंटरेस्ट आपने ये जो डिबेंचर है 15,000 के, इसको आपने जनरल पब्लिक से ले लिया है। इसका मतलब आपको जनरल पब्लिक को ना बाकी यानी कि 2,70,000 में से 15,000 निकालने, 2,55,000 के जो डिबेंचर रह गए उसके ऊपर जनरल पब्लिक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6 माह का। लेकिन आपको 15,000 के जो डिबेंचर है जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, इसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट लेना, ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितने माह का? 2 माह का, क्योंकि नवंबर और दिसंबर सिर्फ 2 माह बनते हैं। लेकिन एक और तीसरी चीज भी सुनिएगा, वो जो आपने 31 मार्च 2010 को आपने 30,000 के डिबेंचर इन्वेस्ट किए हैं ना, वो भी 30 जून तक उसका आपको इंटरेस्ट मिला है। लेकिन 3 माह का, लेकिन 30 जून के बाद 6 माह वो भी उसके पास पड़े हुए हैं, आपके इन्वेस्टर के पास पड़े हुए हैं, उसके ऊपर भी 6 माह का आप इंटरेस्ट लेंगे, तो फिर इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट में आप रकम लिखेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात? बहुत से स्टूडेंट्स यहां पर आके मिस्टेक करते हैं। तो एंट्री हम क्या पास करेंगे? 31 दिसंबर 2010 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में कैसे वर्किंग आएगी सुन लीजिएगा, जरा नोट भी कर लीजिएगा। 2,70,000 के थे, रह गए डिबेंचर, 15,000 माइनस किया उसमें से 2,55,000। 2,55,000 जरब 12 तकसीम 100 जरब 6 माह का हमने इंटरेस्ट देना है, क्योंकि बाकी अभी जनरल पब्लिक के पास 2,55,000 के डिबेंचर पड़े हुए हैं। जरब 6 तकसीम 12 करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 15,300 रुपया। ठीक है? अब आगे सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट, ये सबसे पहले ये 2100 कैसे आता है, इसकी मैं वर्किंग आपको समझाने लगा हूं। सबसे पहले तो ये 15,000 के जो डिबेंचर है ना, ये इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2 माह का, क्योंकि ये अभी आपके इन्वेस्टर के पास 2 माह बस पड़े हुए हैं, नवंबर और दिसंबर। तो 15,000 जरब 12 तकसीम 100 जरब 2 तकसीम 12 करोगे, वो आएगा 300 रुपया। तो 300 को आपने साइड पे रखना है। फिर उसके अलावा वो जो 31 मार्च वाले डिबेंचर आपके 30,000 के, वो भी जुलाई से लेकर दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक, वो 6 माह अभी आपके इन्वेस्टर के पास पड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर 6 माह का भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा इंटरेस्ट। तो आप करेंगे 30,000 जरब 12 तकसीम 100 जरब 6 तकसीम 12, 30,000 जरब 12 तकसीम 100 जरब 6 तकसीम 12 करेंगे, वो आपके पास 1,800 रुपया अमाउंट आएगी। 1,800 वो और 300 ये जो आपने 15,000 पर निकाली है, दोनों को जमा करेंगे आएगा 2,100। तो आप इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट 2,100 से क्रेडिट करेंगे। अब 15,300 उसमें जमा कर लें 2,100, तो आपके पास आ जाता है 17,400 रुपया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ओन डिबेंचर अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा 17,400 रुपया। ठीक है? अब इसके बाद 31 दिसंबर 2010 को क्या किया, कंपनी ने आपको क्वेश्चन में ये कहा कि कंपनी ने आप वो जो 31 मार्च वाले डिबेंचर है ना, वो जाकर कैंसिल किए हैं, रिडम्पशन किए हैं किस तारीख को? 31 दिसंबर को। तो जब भी रिडम्पशन की एंट्री हो, तो रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी? 12% डिबेंचर अकाउंट वो हमेशा क्या होंगे? वो डेबिट होंगे फेस वैल्यू से। तो वो कितने के थे 31 मार्च वाले? वो तो 30,000 के, तो 30,000 के डेबिट टू आ जाएगा, बैंक नहीं आएगा अब यहाँ पर, क्योंकि वो आपका एसड था ओन डिबेंचर अकाउंट 29,100। वो पहली एंट्री में अगर आप देखो नोटिस करो तो 29,100 आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। अब यहाँ पर आपको देखो 30,000 डेबिट है, 29,100 क्रेडिट है, तो आपको प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन आ रहा है कितने से?
₹900 से आपको प्रॉफिट आ रहा है, रिडम्पशन करते वक्त आपको फायदा मिल रहा है। तो इसकी भी नरेशन आप इसी तरह लिख देंगे जैसे मैंने लिखी है। अब ना आपने क्लोजिंग एंट्री करनी है, यानी कि तमाम अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो सबसे पहले ये प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन को ही क्लोज कर लेते हैं ना। तो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन को किस में क्लोज करते हैं? हमेशा कैपिटल रिजर्व के अकाउंट में क्लोज करते हैं। तो मैं लिखता हूँ प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है, क्लोज करने के लिए इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, कितने से? ₹900 डेबिट, ₹900 क्रेडिट। फिर 31 दिसंबर 2010 को अब हमने करना है इंटरेस्ट ओन्ड वेंचर, इंटरेस्ट ओन्ड वेंचर, ओ एन ओन वाला, ठीक है ना। तो वो हमेशा डेबिट होता है, तो उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, कितने से? 36,000 से डेबिट, 36,000 से क्रेडिट। ये कैसे सर? आपको क्वेश्चन के अंदर जहां जहां पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नजर आ रहा है ना, उन तमाम अमाउंट को आपने जमा कर देना है। आपको पहली एंट्री में भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट आपको नजर आ रहा था, आपको दूसरी एंट्री में भी नजर आ रहा है, आपको तीसरी एंट्री में भी नजर आ रहा है, आपको चौथी एंट्री में भी नजर आ रहा था, ठीक है। पहली 4 एंट्रीज में आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट नजर आ रहा है। तमाम के अमाउंट को जमा करेंगे, 36,000 डेबिट और 36,000 क्रेडिट आ जाएगा। अब लास्ट में आपने क्लोज किसको करना है? वो जो आपको इनकम रिसीव हो रही थी इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर को, तो वो क्रेडिट थी, क्लोज करने के लिए डेबिट करें। इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट, डेट वही रहेगी 31 दिसंबर 2010 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 3,000 डेबिट, 3,000 क्रेडिट। ये किस किस एंट्री में हमें आया था? ये हमें आया था एक दूसरी एंट्री में हमारे पास आया था। दूसरी एंट्री में अगर आप देखो ना, तो आपको ₹900 से क्रेडिट शो हो रहा है इंटरेस्ट ऑन OWN ओन डिबेंचर अकाउंट, और एक आपको चौथी एंट्री में आया है 2100 के हिसाब से। तो 2100 जमा 900, 3,000 डेबिट, 3,000 क्रेडिट। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज पास हो गई। अब उसने हमें क्वेश्चन में और क्या पूछा था? बैलेंस शीट। तो हम बैलेंस शीट देखते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब बैलेंस शीट के बारे में देखिएगा कि बैलेंस शीट आपकी किस तरह बनी है। तो फॉर्मेट आप बैलेंस शीट का इसी तरह बनाएंगे। अब लायबिलिटी साइड पे देखिएगा, सबसे पहले क्या आएगा? तो कैपिटल रिजर्व आएगा लायबिलिटी, क्योंकि वो लायबिलिटी होती है ना, वो कंपनी ने पे करना होता है। किसको? शेयर होल्डर्स को, क्योंकि मुनाफा हुआ है, वो जो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन से हुआ था, जिसको क्लोज किया है कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो वो कितने से था? 900 थे। 900 से उसको क्या करेंगे? बाहर कॉलम में लिख देंगे। फिर इसके बाद आपके पास लायबिलिटी क्या है? आपके पास लायबिलिटी ये है, आपके पास 12% डिबेंचर अकाउंट 2,70,000 थे। आप कहोगे सर जी वो तो 2,55,000 नहीं थे रह गए? हाँ, रह गए थे 2,55,000, लेकिन 15,000 के जो डिबेंचर है वो अभी भी आपके इन्वेस्टर के पास मौजूद हैं। यानी कि उसको आपने अभी कैंसिल नहीं किया, आपने सिर्फ 30,000 वाले डिबेंचर को कैंसिल किया है। तो 2,70,000 आपके पास क्या आ गए? लायबिलिटी के अंदर आपके पास वो आ गया। अब एसेट साइड पे अगर आप गौर करो, तो एसेट साइड पे आपके पास एसेट कितने का बना? एसेट आपका वही बना, यानी कि अब आपका वो पहले वाला 31 मार्च वाला तो एसेट आपने कैंसिल कर लिया ना, 30,000 का, वो तो आपने कैंसिल कर दिया। लेकिन आपके पास जो 1 नवंबर 2010 को था आपके पास एसेट, वो था ओन डिबेंचर अकाउंट, कितने से? 14,100 से। तो आगे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है जिसकी टोटल फेस वैल्यू कितनी थी? 15,000 रुपया थी। तो ये आपका एसेट होगी, ये आपकी लायबिलिटीज होगी, बैलेंस शीट आपकी क्लियर होगी। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही मुश्किल चीज थी, वो था 2100। वो जो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट की अमाउंट आई थी वो 2100 से आई थी। वो कैसे आई थी मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले आपने 15,000 ज़रब 12 तकसीम 100 करना है, ज़रब 2 तकसीम 12 करना है, आएगी ₹300। फिर आपने जो 30,000 वाले डिबेंचर थे वो भी 6 महीने आपके इन्वेस्टर के पास पड़े हुए थे। तो 30,000 ज़रब 12 तकसीम 100 ज़रब 6 तकसीम 12 करेंगे, वो आएगा ₹1,800। तो दोनों 1,800 और 300 को जमा करेंगे तो ₹2,100 आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी। मैंने दोबारा से आपको बता दिया। थी प्रॉब्लम नंबर 14। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लास्ट प्रॉब्लम करेंगे विच इज प्रॉब्लम नंबर 15। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।